एंड आई होप गाइस आप सभी लोग अपने घरों पे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कोरोना से बचे होंगे अभी तक। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर सबको सही रहा तो हो सकता है आज हमारी डीसी मोटर खत्म हो जाए, लास्ट क्लास हो, और अगर थोड़ा बहुत रहा तो वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। चलिए फटाफट से अब क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए मैंने आपको जो कल होमवर्क दिया था ये दोनों डायग्राम और किसी ने भी शेयर नहीं करा मेरे साथ में, सिर्फ एक लखन गुड मॉर्निंग, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूँ पवन टांक ने मुझे व्हाट्सएप किया था डायग्राम, बाकी किसी भी बच्चे ने मुझे अभी तक डायग्राम व्हाट्सएप नहीं किए, जबकि मैंने आप सभी लोगों को बोला था। कोई बात नहीं, आप लोगों ने नहीं किया तो अब देखिए जो मैंने चीज़ बोली थी उसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो फ्यूज़ है तो इस फ्यूज़ पे ऊपर की तरफ हमेशा क्या आएगा, फेज आएगा। ठीक है, सबसे पहले चीज़ की फ्यूज़ है तो फेज आएगा। अब देखिए मेरे पास एक न्यूट्रल भी है, अब इस न्यूट्रल को थोड़ी देर के लिए शांत करते हैं। अब सबसे पहले तो फेज यहाँ गया, अब यहाँ से नीचे निकल के कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अब इधर ये तो इनपुट हो गया, यहाँ से आउटपुट निकल के इस स्विच पे गया हमेशा। अब इस स्विच से देखो, इस वाले स्विच से मुझे ये दोनों ऑपरेट कराने थे ना, तो इसका ऊपर वाला पॉइंट यहाँ आएगा और सेम इसका ऊपर वाला पॉइंट यहाँ आएगा। यानी कि जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो इन दोनों में सप्लाई चालू हो जाएगी, ये दोनों एक साथ चालू हो जाएंगे। अब बात आई न्यूट्रल की, तो भी न्यूट्रल को देखेंगे। फिर इन दोनों को तो डायरेक्टली ऑन रखना है हमें हमेशा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इस नीचे वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ तो फेज डायरेक्ट आ रहा है, तो यहाँ से उठा के फेज यहाँ आया और यहाँ से उठा के फेज यहाँ गया। अब बचा मेरा न्यूट्रल, तो आप न्यूट्रल को कैसे भी दे सकते हो, चाहो तो आप न्यूट्रल को इधर दे दो। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले न्यूट्रल को दे देता हूँ इस वाले पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे दिया, फिर यहाँ से उठा के न्यूट्रल यहाँ आएगा और यहीं से न्यूट्रल यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इस तरीके से मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ समझे आप लोग। बस इस स्विच से दोनों को अपडेट कराना था, ऊपर वाला पॉइंट दोनों पे, जैसे ही मैं इसका बटन दबाऊंगा तो इन दोनों में सप्लाई आने लग जाएगी। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये था मेरा फ्यूज। तो सबसे पहले तो देखो फ्यूज के अंदर आया फेज और ये आउटपुट है, तो ये आउटपुट सबसे पहले तो मैंने कहाँ दे दिया, एक इंडिकेटर के अंदर। अब इंडिकेटर के अंदर मुझे साथ ही साथ न्यूट्रल भी चाहिए था, तो ये रहा न्यूट्रल, और न्यूट्रल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये मेरा न्यूट्रल है और न्यूट्रल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। चलिए पवन गुड मॉर्निंग, अंकित गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग, पायल जी गुड मॉर्निंग। तो सभी बच्चों में से बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कल वाले डायग्राम की फोटो भेजी, सिर्फ पवन टांक ने भेजा था, और वो जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ आज। ठीक है, सब लोग गौर से देखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब ये न्यूट्रल हो गया और फेज तो यहां से मैंने उठा के इस इंडिकेटर को दे दिया और न्यूट्रल ऊपर से आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं चाहूं तो पहले न्यूट्रल बांट सकता हूं। देखिए ये जो 3 पिन है इनमें न्यूट्रल आएगा ही आएगा ना, तो मैंने क्या करा, यहां से ये न्यूट्रल उठाया और यहां कनेक्ट कर दिया, और ये वाला न्यूट्रल यहाँ और यहीं से ये न्यूट्रल दे दिया। तो न्यूट्रल का काम मेरा फ्री हो चुका है, मुझे न्यूट्रल से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ से आउटपुट निकलेगा फेज, तो फेज वायर सबसे पहले आपको बताया, ये इस तरह के स्विच में सबसे पहले नीचे वाले वायर में आपको क्या कर देना, यहाँ फेज दिया और यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ दिया और यहाँ से मैंने यहाँ फेज दे दिया। और एक और मुझे सिंगल फेज स्विच दिख रहा है, तो मैंने इन चारों में से कहीं से भी उठा के दे सकता हूँ, लेकिन मुझे यही पास दिख रहा है तो मैंने यहाँ से उठा के फेज यहाँ पे भी दे दिया। यानी कि अब सभी स्विच में फेज कनेक्ट हो गया। अब देखिए ये तो किसका है, ये है फैन का, ये है ट्यूबलाइट का और ये है बल्ब का, और ये वाला पॉइंट इसको ऑपरेट कराएगा, तो मैंने क्या करा, इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। फिर ये वाला स्विच इन दोनों को ऑपरेट कराएगा, तो देखो ये यहाँ आया और ये उठ के यहाँ आ गया, समझ में आया, ये उठ के यहाँ आया और ये उठ के यहाँ आ गया। तो ये उठ के कहाँ आएगा, यहाँ, और यही उठ के आगे आ गया। तो अब देखो कि कितना सिंपल डायग्राम बन गया, इसमें कोई हमें ज्यादा काम करना ही नहीं था। ठीक है, अब एक चीज और है, यहाँ पे अगर देखो पिछले वाले डायग्राम में हमने ऐसे ही बनाया, लेकिन आप चाहो तो इधर से उठा के ये चीज यहाँ भी दे सकते हो, यानी कि जैसे ही बटन दबाऊंगा तो यहाँ फेज आएगा और यहाँ फेज आएगा तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। आप ये काम भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी वायर दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मुझे बताओ, क्या जो मैंने कल वायरिंग के जो आपको टिप्स बताई थी कि सिंगल वे स्विच 3 पिन स्विच को किस तरह कनेक्ट करना है, और ये दोनों डायग्राम के थ्रू जो होमवर्क में देते किस किसने डायग्राम बनाए और किस किस का डायग्राम एग्जैक्टली मेरी तरह है, सभी लोग फटाफट से क्या करेंगे, इन दोनों डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो मैंने कल आपको दिया था खाली डायग्राम उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आप दोनों मैच करके देखेंगे। पहले खुद से बना के देखो, फिर आपको समझ आता है या नहीं, उस आधार पर अपन लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब अगर मैं कोई काम देता हूँ, आपको कोई चीज़ सिखा रहे, तो आप लोग घर पे जाके उसका होमवर्क जरूर किया कीजिए। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे साथ ही साथ। जो भी काम मैं देता हूँ, गुड मॉर्निंग चंद्रकला जी। ठीक है,
तो सभी लोग अगर कोई काम घर के लिए आपको दिया जाता है तो उस काम को घर पे जरूर कीजिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि हम लोग सिखाएंगे और आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं निकलेगा दोस्तों। हर काम जो आपको सिखाया जाता है या यहाँ पे पढ़ाया जाता है, घर पे जाके अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कोई मतलब है उसको पढ़ने का या मेरा पढ़ाने का। चलिए अब देखते हैं हम लोग, स्पीड कंट्रोल वाला टॉपिक हमें पढ़ना है कि किस तरह से डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाता है। डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल यानी कि किस तरह से हम लोग डीसी मोटर को स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग प्रेजेंट है ना क्लास में? भारत पाटीदार जी गुड मॉर्निंग। चलिए 5-6 बच्चे थे और अभी मुझे 4 ही दिख रहे हैं। सभी लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग स्पीड की आवश्यकता पड़ती है। कहीं पे स्पीड ज्यादा चाहिए, कहीं पे कम चाहिए। खास बात यह है क्या, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल आसान होता है। जो इतनी भी डीसी मोटर है उनका स्पीड कंट्रोल करना, स्पीड कंट्रोल आसान होता है। इसीलिए जो इनका स्पीड कंट्रोल बहुत ज्यादा आसान है, इसी वजह से आज भी डीसी मोटर इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए कुछ फंडे होंगे जो कि हमें काम में लेने पड़ेंगे। तो हमें तो सिर्फ एक ही चीज याद है, n इज प्रोपोर्शनल टू ईबी और n इज प्रोपोर्शनल टू 1/5, जो कि मिलके बनते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू ईबी/5। बस अब अगर आपको ये वाला फंडा जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, किस किस को याद है एक बार यस करके बताएंगे कि किस किस को ये स्पीड वाला फंडा याद है जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि n इज प्रोपोर्शनल टू ईबी/5। अगर आप लोगों को ये वाला फंडा याद है तो बस यहां से देखिए हमारी गाड़ी कितनी आसानी से चलेगी। इसी के आधार पर मुझे इसका क्लासिफिकेशन करना है। फिर साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईबी इज इक्वल टू वी माइनस आई आर होता है। ईबी क्या है? v माइनस आई आर होता है मेरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस ये कुछ चीजें ध्यान है तो हम लोग यहाँ से अपना स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब ये जो फाई है, ये जो फाई है यहाँ पे, अब अगर फ्लक्स का मान कम होता जाएगा तो स्पीड मेरी बढ़ेगी। अब फ्लक्स का मान कम कैसे होगा? फ्लक्स का मान कम कब होगा? जब फील्ड, अब ये फ्लक्स कहाँ का है? फील्ड का फ्लक्स है। अब अगर मैं फील्ड वाइंडिंग में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, यानी कि रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा है, यानी कि जो पहले से रेजिस्टेंस था वो थोड़ा बड़ा, तो रेजिस्टेंस बढ़ते ही फील्ड वाइंडिंग चाहे वो शंट हो चाहे सीरीज हो, मान लेता हूं शंट है तो शंट की करंट बढ़ेगी घटेगी तो शंट का फ्लक्स घटेगा। भाई मैं फील्ड वाइंडिंग में को थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऐड कर दूं तो रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या होगा? देखो यहां रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। सॉरी ये वाला नहीं है, सॉरी, अगर फील्ड वाइंडिंग में मैंने एक रेजिस्टेंस वाइंडिंग लगाई तो क्या होगा भाई? शंट की करंट कम होगी, शंट की करंट कम होती है शंट का फ्लक्स कम होगा और फ्लक्स कम होते ही मेरा स्पीड बढ़ जाएगी। एक चीज मैं क्या कर सकता हूं कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ाया जाए। आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो मेरे आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा। अब देखो यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस का मान पहले तो 1 ओम था, ये बढ़ के 10 ओम हो गया। अब 10 ओम हुआ तो करंट भी मेरी 10 गुना हो गई। मानो करंट 100 हो गई, पहले 10 थी अब 10 गुना हो गया 100 हो गई। तो यहाँ पे ये 200 था, 200 माइनस 100 100 हो गया, यानी कि मेरा बैक ईएमएफ घट गया। अब अगर बैक ईएमएफ घटेगा तो स्पीड भी घटेगी, बैक ईएमएफ घटेगा तो स्पीड भी घटेगी। तो एक तरफ तो मैं रेजिस्टेंस लगा के स्पीड को घटा रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ मैं रेजिस्टेंस को लगा के स्पीड को बढ़ा रहा हूं। तो इन दोनों तरीके का इस्तेमाल करके अब हम अपनी स्पीड कंट्रोल करेंगे। तो चलिए एक एक करके टॉपिक पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग करण। अच्छा याद है चंद्रकला जी, वेरी गुड। अगर याद है तो ये चीजें बहुत ज्यादा आसान होने वाली हैं। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है डीसी शंट और कंपाउंड मोटर का स्पीड कंट्रोल। डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर स्पीड कंट्रोल। ये स्पीड कंट्रोल का टॉपिक ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब डीसी शंट और कंपाउंड मोटर के स्पीड कंट्रोल में हम सबसे पहले देखेंगे आर्मेचर कंट्रोल मेथड। सबसे पहला देखना है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, यानी कि आर्मेचर को कंट्रोल करके हम लोग किस प्रकार से अपनी करंट को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान हो कि n इज प्रोपोर्शनल टू होता है ईबी, n इज प्रोपोर्शनल टू ईबी है, और ईबी क्या होता है? v माइनस आई ए आर ए, यानी कि मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस में परिवर्तन करके मेरी स्पीड में परिवर्तन कर सकता हूं। तो अब ये काम किस तरह से होगा देखिए। मैंने क्या करा, मेरा आर्मेचर है एक, ये क्या है? मैंने मेरी शंट मोटर डिजाइन कर दी।
यहां से मैं इसे क्या दे रहा हूं, डीसी सप्लाई दे दी। अब ये क्या है, शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है RSH, ये है मेरी लोड रेजिस्टेंस। मैंने एक डायवर्टर लगा दिया, एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अब हुआ क्या, देखिए ये था आपका EB इजिकल टू V माइनस IA RA। अब मैं सारी सिचुएशन लेके चलता हूं कि पहले तो इसकी वैल्यू थी 200, यानी कि मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू थी 150, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि मेरा वोल्टेज था 150 और वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा था आर्मेचर में वो 50 हो रहा था, यानी कि अगर मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस में मानता था 1 ओम तो मेरी करंट थी 25 एम्पियर। मेरी करंट कितनी थी, 25 एम्पियर थी, ठीक है। ये इतना हुआ। तो जब मैं इसको सोल्व करता, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज था 250, ये माइनस हो गया, टर्मिनल वोल्टेज था मेरा 225, इसको माइनस करने पे मुझे 200 मिल गया। चलिए वेरी गुड, 200 बराबर 200 आ गया। लेकिन अब मैंने क्या करा, अब मेरी करंट तो 25 एम्पियर ही है, लेकिन मैंने क्या करा, देखो टर्मिनल वोल्टेज मेरा 225 ही है, करंट मेरी 25 एम्पियर है, लेकिन मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। अब मानो कि अगर आपने रेजिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू बढ़ाई, जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हो, तो मानो पहले 1 ओम था, अब मैंने इसे कर दिया 5 ओम, अब मैंने इसे कर दिया 5 ओम, तो क्या हुआ 225 माइनस 25 इंटू 25 125, तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया 100 ओम, ठीक है, सॉरी 100 वोल्ट। यहाँ तो 200 है और लेकिन यहाँ पे 100 वोल्ट मिला। तो आप देखिए क्या हुआ, कुल मिला के जो EMF की वैल्यू थी 200 आनी चाहिए थी, तो अब EB की वैल्यू कितनी है 100, यानी कि EB घट गया तो मेरी स्पीड भी घटेगी, क्योंकि EB इज सॉरी N इज प्रोपोर्शनल टू EB था, तो EB घटेगा तो स्पीड भी घटेगी। आप समझे ना भाई, अगर आपने एक रेजिस्टेंस ऐड करा आर्मेचर के साथ सीरीज में, तो कुल मिला के ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ गया ना भाई। रेजिस्टेंस अगर कोई चीज लगाई तो वो बढ़ेगी तो सही, अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टोटल मेरा EMF घटेगा, टोटल EMF घटेगा तो मेरी स्पीड घट जाएगी। इतना सा कॉन्सेप्ट है कि यार किस चीज का, आर्मेचर कंट्रोल मेथड का। तो यहां से हम एक चीज और देखेंगे, आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा, इस विधि के द्वारा शंट मोटर की गति को केवल कम किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। तो यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी शंट मोटर जो है उसकी गति को घटा सकते हैं, ना कि बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेथड है कि अगर आपसे पूछे कि शंट मोटर की गति को बढ़ाने के लिए कौन सा मेथड आएगा, तो आप लोग सिर्फ आर्मेचर कंट्रोल। शंट मोटर में और भी मेथड है, लेकिन अगर ये बोले कि शंट मोटर की गति को घटाना है तब कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोग क्या टिक करेंगे, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब बताइए आर्मेचर कंट्रोल मेथड आपको याद हुआ या नहीं। यश गुड मॉर्निंग, तंजिल चिराग, कब स्टार्ट करेंगे क्लास सर। भाई नीलम जी क्लास तो मेरी स्टार्ट हो चुकी है, नीलम जी क्लास तो चली रही है ना। आप लोग आप पोज हटा दे, क्लास ऑलरेडी मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बताओ फटाफट कमेंट करके कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड आप सभी लोगों की क्लियर हो चुका है। क्लियर है ना, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इस मेथड में कोई सी भी तरह का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, अब आर्मेचर कंट्रोल मेथड के बाद जो दूसरा मेथड आता है वो है शंट फील्ड कंट्रोल। आर्मेचर कंट्रोल के बाद दूसरा मेथड आता है शंट फील्ड कंट्रोल मेथड। अब यहां पे शंट वाइंडिंग के सीरीज में हम लोग क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे। चलिए, अब शंट वाइंडिंग के सीरीज में मैंने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अब इससे होगा क्या, तो ये देखो ये क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध है ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है शंट की, और ये है मेरा आर्मेचर। अब देखिए अब इसके अंदर क्या होगा, अब आपको ये पता है कि जैसे ही आपने ये रेजिस्टेंस ऐड करा है तो देखो शंट का जो रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब अगर शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई तो क्या शंट के करंट की वैल्यू कम नहीं होगी भाई। जैसे ही शंट में आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया भाई, ऐड करा, यानी कि कुछ ना कुछ तो आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया। इसकी जो फुल वैल्यू मानो 100 ओम तक का है तो मैं 0 से 100 ओम तक बढ़ा सकता हूं, लेकिन बढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ, तो रेजिस्टेंस बढ़ा, उसी के साथ मेरी करंट कम हो गई ISH। अब जैसे ही करंट का मान कम होता है तो इसी के साथ साथ जो करंट कम हुई, तो देखो करंट के आधार पर ही जो मेरा फ्लक्स है शंट का वो कम हो गया। अब फ्लक्स कम हो रहा है तो मुझे पता है स्पीड प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के।
अब अगर 5 कम हुआ है तो जो टोटल फ्लक्स है वो भी कम हो जाएगा ना भाई। अगर शंट का फ्लक्स कम हुआ तो जो मेरा टोटल फ्लक्स है वो कम हो गया। अब अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो स्पीड तो बढ़ेगी ना भाई। जब जब ये नीचे वाली चीज कम होती है तब तब ऊपर वाली चीज बढ़ने लगती है। तो इस चीज से आपको क्या समझना है कि जैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स घटेगा तो स्पीड मेरी बढ़ेगी। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि फील्ड कंट्रोल द्वारा स्पीड को केवल बढ़ाया जा सकता है। तो अब अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि बताइए शंट मोटर या कंपाउंड मोटर की गति को बेसिक स्पीड से बढ़ाने तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? फील्ड कंट्रोल। और अगर कम करना है तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली बनते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि आर्मेचर कंट्रोल में तो आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर दो, और शंट कंट्रोल में यानी कि शंट फील्ड कंट्रोल में फील्ड के पैरेलल सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं करी है, जो नए आए फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। काफी लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं तो कमेंट करते जाएं। जो भी बच्चा जुड़ता जा रहा है, कई लोग जुड़ते गए हैं तो वो लोग कमेंट करके जरूर एक बार जाएं, ठीक है। चाहे कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी बंदा हो, आ रहे हो तो एक बार कमेंट करके जाएं। लखन जी आज थोड़ा सा लेट हो गए। भारत जी व्हाट्सएप ग्रुप तो अभी मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं है। आप लोग अगर जुड़ना ही चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, और कोई भी बात करना चाहते हो तो वहां मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हो, कोई भी बात करनी हो आपकी कमेंट का मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना, एकदम अच्छे तरीके से। तो देखो अब आज ये कॉन्सेप्ट आपको कितना अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई आर्मेचर कंट्रोल मेथड क्या होता है और फील्ड कंट्रोल मेथड क्या होता है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड क्या होता है और सीरीज कंट्रोल मेथड होता है। अब देखो शंट फील्ड कंट्रोल के द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा अधिक गति प्राप्त की जा सकती है, साथ ही साथ ये एक सरल, सस्ती व उच्च दक्षता वाली स्कीम है, यानी कि विधि है। सरल है, सस्ती है, कोई ज्यादा काम नहीं करना, मात्र एक रेजिस्टेंस हमें ऐड करना है। लेकिन अगर लॉसेस की बात करें तो अब जैसे जैसे फील्ड करंट में रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो फील्ड करंट का मान कम होता जाएगा, और फील्ड करंट का मान कम होने से टॉर्क भी घट जाएगा, ठीक है। जो हमारा हाई स्पीड का टॉर्क था वो भी घटता जाएगा, क्योंकि आप फ्लक्स का मान कम करते जा रहे हैं, करंट का मान कम करते जा रहे हो, तो आपका टॉर्क का मान भी घटता जाएगा। तो मोटर में इंटरपोल का उपयोग आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उच्च गति और कमजोर फील्ड पर मोटर को ऑपरेट करने के लिए कम्यूटेशन अधिक होता है। और इसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं? जहां पे सामान्य गति से अधिक गति की आवश्यकता हो, वहीं पर मैं फील्ड कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करूंगा। अब ये सब हो जाने के बाद हम लोग करेंगे डीसी सीरीज मोटर। अभी तक शंट और कंपाउंड पढ़ लिया, तो अब देखते हैं डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल। डीसी सीरीज मोटर स्पीड कंट्रोल। चलिए, तो तैयार है सभी लोग डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ने के लिए? उससे पहले सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने फ्रिज में जाए, ठंडा पानी निकालो और पी लें, क्योंकि मैं भी पानी पी रहा हूं। गुड मॉर्निंग राजवीर। रोज लेट कैसे हो जाता है भाई राजवीर? चलिए, अब हमें सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल देखना है। तो सब इसमें दो टॉपिक हैं, आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल मेथड और फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड, ठीक है। और भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही हैं, और भी है, लेकिन पहले इन दोनों को कंपैरिजन के हिसाब से अपन पढ़ते जाते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, देखो जब हम कंपाउंड मोटर की बात कर रहे थे तो हम लोग आर्मेचर के सीरीज में लगाते थे, ठीक है। ये सीरीज मोटर, तो देखो सबसे पहले क्या करा मैंने, एक सीरीज मोटर का डायग्राम बना दिया, ये मेरी सीरीज मोटर बन गई। लेकिन इसमें डीसी कंपाउंड की तरह इसमें सीरीज में नहीं लगाएंगे, इसमें शंट में हम लोग एक रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है वो शंट में किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गई सीरीज वाइंडिंग, ये हो गया मेरा आर्मेचर, और ये हो गया मेरा परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध हो गया।
अब इसी तरह से अगर फील्ड डाइवर्टर की बात करें तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, हमें मेरा आर्मेचर बना दिया। अब आर्मेचर के साथ में मैंने सीरीज की फील्ड वाइंडिंग बना दी और ये सप्लाई से इसे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये आर्मेचर था तो आर्मेचर के साथ तो पैरेलल में ही कनेक्ट करना था। अब लेकिन यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मैं बात कर रहा हूं तो ये सीरीज के साथ में पैरेलल में, फील्ड के साथ पैरेलल में लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से इसे मैंने कहां कनेक्ट कर दिया, सीरीज के साथ फील्ड में कनेक्ट कर दिया। सॉरी, रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा ना, ये मैंने परिवर्ती प्रतिरोध यहां पे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या करेगा, अब जब मैंने रेजिस्टेंस यहां पे ऐड कर दिया पैरेलल वाइंडिंग के साथ, आर्मेचर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, आर्मेचर की जो करंट है, ठीक है, अब देखिए ये करंट आई, फील्ड की करंट हुई। अब फील्ड की करंट कुछ तो आर्मेचर के अंदर घट गई और कुछ इसके अंदर बढ़ गई। तो क्या होगा, आर्मेचर की करंट को, यानी कि मैं यहां लिख लेता हूं, IA को तो कम कर देता है और ये ISE को बढ़ा देता है, यानी कि ये आर्मेचर की करंट को कम करके सीरीज फील्ड की करंट को बढ़ा देता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब देखो अगर फील्ड वाइंडिंग की करंट बढ़ गई तो इसका फ्लक्स भी बढ़ गया, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, और जैसे ही फील्ड वाइंडिंग का मेरा फ्लक्स बढ़ेगा तो मुझे ये पता है कि N इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है। अब अगर मेरा फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ा तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, घट जाएगी, स्पीड ऑटोमेटिकली घट जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या करा भाई, अब अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो आर्मेचर की करंट कम हो गई, लेकिन ये तो सप्लाई से आ रही तो इसकी करंट पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, यानी कि मेरे आर्मेचर की करंट घटी गई। देखो मैं ये कहता हूं आपको, यहां पे 10 एम्पियर है, ये चीज समझो आप लोगों को, ठीक है। ये मेरी 10 एम्पियर करंट यहां से चली, अब 10 एम्पियर करंट यहां पे चली, लेकिन क्या हुआ कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा है, तो यहां पे करंट आएगी नहीं। तो ये 10 एम्पियर में से पहले नॉर्मल कंडीशन में जब ये कनेक्ट नहीं था, 10 एम्पियर करंट यहां थी और 10 एम्पियर करंट ही यहां पे थी, ठीक है भाई। 10 एम्पियर करंट यहां थी तो यहां से 10 एम्पियर करंट निकल के बाहर निकल गई, लेकिन अब मैंने यहां पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया साथ में पैरेलल में, तो क्या होगा, जो 10 एम्पियर करंट यहां पे थी वो आर्मेचर में तो नहीं है, अब आर्मेचर में नहीं है, यहां भी नहीं गई, तो ये करंट टोटल यहां पे रह गई। अब यानी कि करंट का मान बढ़ गया, पहले करंट आर्मेचर में बढ़ती लॉसेस होता, लेकिन अब ये करंट बच गई, तो यानी कि करंट का मान फील्ड में बढ़ गया, तो फील्ड का फ्लक्स बढ़ गया और फील्ड का फ्लक्स बढ़ते मेरी स्पीड कम हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि आर्मेचर डाइवर्टर मेथड में भी मेरी स्पीड कम होती है, यानी कि मैं इसे बेसिक स्पीड से सिर्फ कम कर सकता हूं। अब बात आती है परिवर्ती प्रतिरोध की। अब देखिए सेम कंडीशन यहां होगी कि 10 एम्पियर की करंट यहां से चली, अब यहां चली तो यहां देखिए यहां रेजिस्टेंस लगाए, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऐड है। अब रेजिस्टेंस ऐड है तो करंट क्या यहां पे भी 10 एम्पियर पहुंचेगी क्या, नहीं, यहां पे करंट 10 एम्पियर नहीं पहुंचेगी। तो यहां पे जो फ्लक्स का मान है, सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। अब अगर सीरीज फ्लक्स का मान घटेगा तो स्पीड का मान तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहां पे क्या होता है, टोटली मैं कहूं तो मेरी स्पीड का मान बढ़ जाता है। अब अगर आपको जो पहले वाली दो चीजें समझ आ गई थी ना, फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे जो डाइवर्टर नाम दे रखा है वो इसे, ये जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, इसे ही हम लोग डाइवर्टर कहते हैं, ठीक है, इसे डाइवर्टर कहा जाता है। तो अब मुझे ये बता दो कि बस आपको आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल मेथड में स्पीड कम होती है और फील्ड डाइवर्टर मेथड में स्पीड बढ़ती है, क्या ये दोनों चीज समझ आ गई, और कैसे घट रही है और कैसे बढ़ रही है वो चीज भी समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार कमेंट करके सब लोग ये बता देंगे कि ये जो पॉइंट है आपके समझ आए या नहीं। आर्मेचर करंट लॉस होगा, बिल्कुल आर्मेचर करंट लॉस होगा। गुड मॉर्निंग नीलम। अनिल जी टॉर्क के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, पूरा टॉर्क कंप्लीट ही करा दिया। तो आप प्रीवियस वाली जो फर्स्ट शायद सेकंड वाली क्लास है, सेकंड वाली डीसी मोटर की अगर आप क्लास देखेंगे तो वहां पूरा टॉर्क एक्सप्लेन करा हुआ है, आप एक बार वहां से देखें। अगर आपने वहां पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप काफी दिन से एब्सेंट थे, वहां पढ़िए, अगर समझ नहीं आता है तो फिर आप मुझसे पूछिएगा, तो कल वाली क्लास में डेफिनेटली मैं आपको टॉर्क एक्सप्लेन करूंगा। बट एक बार वहां पर भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी मेरा फोकस है आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के ऊपर। भाई प्लस माइनस तो बिल्कुल रहेगा ना, ये रहा प्लस माइनस, यहां पे प्लस माइनस है, ठीक है, ये प्लस माइनस है, प्लस को प्लस से, नेगेटिव को माइनस को माइनस से, प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, ठीक है, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ देना है। क्लियर है, चलिए ओके, वेरी गुड। चलिए काफी अच्छे होशियार बच्चे हो चुके हैं हमारी क्लास के। चलिए अब इसके बाद आता है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड।
सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अब सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि जो सप्लाई प्रदान की जा रही है डीसी मोटर को, उस सप्लाई को घटाया जाता है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज को घटाया जाता है और इस प्रकार इस विधि द्वारा शून्य से फुल मान तक की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो यहां पे क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज को घटाया जाता है। तो क्या मैं सप्लाई वोल्टेज की मदद से अपना वोल्टेज कंट्रोल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि EB इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस IA तो अब देखो कि यहां पे मान लेता हूं कि मैं इसकी वैल्यू फिक्स है 10, ये है आपका 210, तो ये हो गया 220। तो 220 माइनस 10 कितना हो गया भाई, 210 बराबर आ गया। लेकिन अब अगर मैं धीरे धीरे करके इसको घटाता जाऊं, अगर ये घटता जाएगा तो मेरा साथ साथ EB का मान भी घटता जाएगा, EB का मान भी मेरा घटता जाएगा, यानी कि बैक EMF का मान भी घटता जाएगा। और बैक EMF का मान घटेगा तो बैक EMF प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के, तो इसका मान भी घटेगा। ठीक है, और अगर मैं सप्लाई वोल्टेज बढ़ा दूं, अगर मैं सप्लाई वोल्टेज बढ़ा दूं तो बैक EMF का मान भी बढ़ेगा। तो सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने पर ये बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। तो ये कब आता है, सप्लाई वोल्टेज घटाने पर और सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने पर, तो ये रिजल्ट मिलेगा और घटाने पर ये रिजल्ट मिलेगा। ये चीज आप लोगों को क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो इसके द्वारा हम कितनी भी मोटर को घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखो सप्लाई वोल्टेज को घटा बढ़ाकर हम लोग किस प्रकार से अपना काम में ले सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, पंखों के रेगुलेटर में। हमारे घरों में जो पंखों के रेगुलेटर होते हैं ना, पंखों के रेगुलेटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी डीसी सीरीज मोटर है, मान लो अभी अपन डीसी सीरीज मोटर का कर रहे हैं, तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और इस फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में ही अगर मैं एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा देता हूँ तो बस क्या हो जाएगा, मेरी मोटर का स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, बीच में परिवर्ती प्रतिरोध आप लोगों को लगाना पड़ेगा। ये है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ये कौन सा मेथड है, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसी तरह से एक और मेथड कौन सा आता है, फील्ड टेपिंग मेथड। ठीक है, ये छोटे छोटे से मेथड है जो कि बस आपको ध्यान रखना है। फील्ड टेपिंग मेथड, फील्ड टेपिंग मेथड भी बहुत आसान है। मार्कर बराबर दिख रहा है या नहीं, कमेंट करके बताओ। मार्कर से के द्वारा जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो आप लोगों को बराबर दिख रहा है या नहीं, कमेंट करके बताइए। चलिए, किसी का कोई कमेंट तो नहीं है। रियो समझ में नहीं आया। हाँ, मैं बता रहा हूं दोबारा से। जैसे छोटी छोटी जो डीसी इस विधि का उपयोग पंखे इत्यादि में, यानी कि सिर्फ इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि सप्लाई वोल्टेज, आपके घर में जो पंखे हैं ना उसमें कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। यानी कि सप्लाई वोल्टेज को कम और ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, अपने बल्ब को सॉरी अपने पंखे को चलाते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज में कंट्रोल करके आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी जो सप्लाई आ रही है और उसके वोल्टेज में अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अपने पंखे की स्पीड कम कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करें, जैसे रेगुलेटर से पंखा कनेक्ट करें, आप बल्ब कम कर दें। अब आप उस रेगुलेटर को जैसे जैसे घुमाओगे तो बल्ब की लाइट में भी आपको परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, कि बल्ब पहले कम जलेगा फिर तेज तेज तेज, इस प्रकार से। तो जो पंखे के अंदर रेगुलेटर है उसको अपन क्या करते हैं, उसके वोल्टेज को कम और ज्यादा करते हैं। ठीक है, और वोल्टेज को कम ज्यादा किस प्रकार करते हैं, रेजिस्टेंस का उपयोग करके। अब आता है फील्ड टेपिंग मेथड। तो देखिए फील्ड टेपिंग मेथड में हम लोगों को क्या करना है भाई, सिंपल ये सीरीज मोटर है, ये एक मेरी सिंपल सी डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या करा, ये जो वाइंडिंग है ना इसमें मैंने टेपिंग लगा दी। ये जो मेरी वाइंडिंग है इसमें टेपिंग लगा दी। अब अगर टेपिंग लगा दी, अब अगर मानो फील्ड वाइंडिंग से मैंने कुछ टर्न्स कम कर लिए तो मोटर की गति बढ़ेगी। कैसे, देखो अब अगर मैंने मेरी मोटर को यहाँ पे कनेक्ट नहीं करने की बजाय मैं मेरी मोटर को कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखो कि ये जो बाद वाले टर्न थे, ये जो बाद वाले टर्न थे ये काम में नहीं आए। अभी अगर टर्न्स काम में नहीं है तो देखो जो फ्लक्स का मान है वो सीरीज फ्लक्स का मान है, वो फ्लक्स का मान घटेगा, और फ्लक्स का मान घटेगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि मैं टेपिंग लगा के मेरी मोटर को कितने पे भी कनेक्ट कर सकता हूं और कितने पे भी कितनी भी वाइंडिंग को टर्न्स को अंदर ले सकता हूं या बाहर निकाल सकता हूं, और उसी के आधार पर मेरा फ्लक्स कम होगा और फ्लक्स कम होगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये मेथड है, ये फंडा है कि भाई आप अपने मोटर की स्पीड को किस प्रकार घटा सकते हैं और किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये फील्ड टेपिंग मेथड भी बहुत आसान है, कोई इसमें ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है।
तो इस तरीके से आपका डीसी सीरीज और शंट मोटर दोनों का स्पीड कंट्रोल खत्म होता है। लेकिन अब जो स्पीड कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सब लोग तैयार है ना वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड समझने के लिए? क्या कभी किसी ने इसका नाम सुना है? रियोस्टेट लगा देते हैं। हाँ तो अनिल जी, जो ये रियोस्टेट है क्या? रेजिस्टेंस, जो मैंने अभी डायग्राम में बताया कि भाई रियोस्टेट एक्चुअली में रेजिस्टेंस को तो कहते हैं। जो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, परिवर्ती प्रतिरोध, इसे इंग्लिश में रियोस्टेट ही कहा जाता है। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध को रियोस्टेट ही तो कहते हैं, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है अनिल जी, आई होप आपके समझ आ गया होगा। सीरीज पैरेलल मेथड, देखिए क्या नीलम जी कि सीरीज पैरेलल मेथड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये कि सीरीज पैरेलल मेथड है कि आप फील्ड वाइंडिंग को दो टुकड़ों में बांट लेना है। फील्ड वाइंडिंग को ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो मैं बता देता हूं, अगर आपने अब अगर नाम ले ही दिया है दोस्तों, एक और मेथड होता है सीरीज और पैरेलल मेथड। तो यहां देखो जो मेरी फील्ड वाइंडिंग है, मैंने इसको दो हिस्सों में बांट लिया। ठीक है, ये एक हिस्सा और ये दो हिस्सों में बांट लिया। मैं मान लेता हूं इसके टर्मिनल भी आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, दो हिस्सों में बांट दिया। अब अगर इन दोनों हिस्सों को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो ये इस प्रकार से जोड़ दिया। अब अगर इन दोनों हिस्सों को सीरीज में जोड़ेंगे तो ये सीरीज कनेक्शन हो गए। इसी तरह से मैं चाहूं तो इन दोनों कनेक्शन को, ये तो सीरीज कनेक्शन हो गए। अब मैं एक और डायग्राम बना लेता हूं जहां मैं पैरेलल में जोड़ के दिखा दूं आपको इन दोनों को। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके सीरीज कनेक्शन। लेकिन अब अगर आप चाहो तो इसको पैरेलल में भी जोड़ सकते हो। किस प्रकार से? ये जो है इसको उठा के तो यहां जोड़ दो और इसको उठा के आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार ये तो हो गया सीरीज कनेक्शन, और फिर यहां सप्लाई दे दीजिए, और ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन। तो इस विधि में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, आधे आधे हिस्सों में। तो सामान्य गति प्राप्त करने के लिए, नॉर्मल गति प्राप्त करने के लिए उन दोनों हिस्सों को सीरीज में कनेक्ट रहने दिया जाता है। अब अगर नॉर्मली चलने देना है तो ये सीरीज वाइंडिंग में चल रहा है। लेकिन अगर यदि उनको चेंज ओवर स्विच की मदद से हम पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए, यहां देखें यहां एक चेंज ओवर स्विच होता है जिसकी मदद से ये जो इसके दोनों पॉइंट आपस में ऐसे जुड़े हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। अब वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित करने पर करंट भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप मोटर की गति बढ़ जाएगी। अब देखो जो करंट यहां पे आ रही थी, यहां से निकल के एक ही करंट आई, लेकिन अब करंट जो यहां से आई, आधी करंट तो यहां बढ़ गई और आधी करंट यहां, मानो 10 एम्पीयर आई तो 5 एम्पीयर यहां बढ़ गई, 5 एम्पीयर यहां बढ़ गई, फिर ये आई और ये यहां पे आके मिलेगी तो सही। लेकिन 5-5 एम्पीयर बढ़ जाने की मदद वजह से क्या हुआ, फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ने की मदद से मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाती है। तो इस प्रकार इस विधि से दो लेवल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसको पंखे में भी कंट्रोल में लिया जा सकता है। ठीक है नीलम जी, अब आपको सीरीज और पैरेलल मेथड समझ आ गया। सीरीज और पैरेलल मेथड को ज्यादा खास था नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं समझाया। अब बात करते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड के बारे में। तो दोस्तों शंट सीरीज तथा कंपाउंड मोटर की गति कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति का व्यय होता था और गति शून्य से अधिकतम के बीच में कंट्रोल नहीं की जा सकती थी। तो एक वार्ड लियोनार्ड नाम का साइंटिस्ट आया जिसने क्या करा, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की ऐसी विधि विकसित की जिसमें ना केवल आप जीरो से लेके हाई लेवल की स्पीड प्राप्त कर सकते हो, बल्कि किसी भी विपरीत दिशा में इसे चला सकते हो। तो सबसे पहले अपन आए, कुछ पॉइंट लिखना है। उपरोक्त विधि सीरीज, शंट तथा कंपाउंड मोटर में काम आती है। यानी कि ये मेथड के द्वारा हम लोग तीनों मोटर का कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, शून्य से अधिकतम, यानी कि जीरो से लेके मैक्सिमम गति परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम गति परिवर्तन हो सकता है, यानी कि आप जीरो से लेके कितनी भी स्पीड को परिवर्तित कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हैं। यानी कि अपन एक और चीज क्या लिखें, गति को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। अब एक और चीज, मोटर को सीधी व उल्टी दोनों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। सीधी व उल्टी दोनों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। तो ये मेथड एक ऐसा है, घुमाया जा सकता है,
वार्ड लियोनार्ड मेथड के द्वारा आप मोटर को रिवर्स भी कर सकते हो और फॉरवर्ड भी कर सकते हो। भाई जिस भी दिशा में चल रहा है उसकी विपरीत दिशा में चला सकते हैं। चौथा पॉइंट, पावर लॉस यानी कि शक्ति के लॉसेस, विद्युत लॉस कम होते हैं, या फिर मैं कहूं नगण्य बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि वार्ड लियोनार्ड मेथड के आपको याद करने हैं और चीजें आपको समझनी हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग इसका इस्तेमाल कहां पर देखोगे दोस्तों, अगर आपको देखना है तो रोलिंग मिल, पेपर मिल, एलिवेटर, रियोस्टेट, हॉइस्ट, पेपर मिल, इन सभी में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इस विधि को अधिक दोष रहित बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग पेपर मिल, रोलिंग मिल, एलिवेटर, हॉइस्ट इत्यादि में करते हैं। और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ भी इसका इस्तेमाल करता है। इसका डायग्राम बनाना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि डायग्राम आपसे पूछा नहीं जाएगा कहीं पे भी। बस कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि जीरो से लेके अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, वार्ड लियोनार्ड। मोटर को, डीसी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए वार्ड लियोनार्ड मेथड का। और वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा सीरीज, शंट, कंपाउंड तीनों मोटर को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो मेथड कौन सा है, वार्ड लियोनार्ड मेथड। तो क्या आपको वार्ड लियोनार्ड मेथड के बारे में तीनों चीजें समझ आई या नहीं आई? बिल्कुल नीलम जी, चेंज ओवर स्विच की मदद से ही हम लोग कनेक्शन चेंज करते हैं, उसे पैरेलल में जोड़ते हैं। अब मुझे बता दो, क्या आप लोगों को यह चीज समझ आ गई क्या? वार्ड लियोनार्ड मेथड, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। और देखो, अब कई लोग बोले थे कि नोट्स कैसे बनाएं, तो ये देखो, ये नोट्स लिख दिए बोर्ड पे और कुछ चीजें बोल के बता दी। तो बस आपको यही चीजें नोट करनी है, आपको यही चीजें अपनी कॉपियों में नोट करनी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नजरे मुस्कान जी, गुड मॉर्निंग, काफी दिनों बाद आए। आप गायब कैसे होते रहते हो, आप ये बताओ पहले तो। मुस्कान जी, आप इतने गायब कैसे हो जाते हो, क्लास में रेगुलर नहीं आते हो आप बिल्कुल भी, कभी भी मैंने आपको रेगुलर क्लास में नहीं देखा। आप आते हो जाते हो, रेगुलर कैसे नहीं पढ़ाई कर रहे हो आप? हाँ, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। अब देखिए, कुछ स्पीड कंट्रोल के और भी मेथड है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर है। जैसे एसी से डीसी ड्राइव कंट्रोल, डीसी से डीसी। अब एसी से डीसी में कन्वर्ट अगर आपको करना है तो आपको किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेक्टिफायर, इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डीसी से डीसी में हम लोग चॉपर सर्किट का उपयोग करते हैं, तो वो चीज हमारे काम में ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, ये जो है ना डीसी ड्राइव कंट्रोल, ये हमारे टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में इतनी चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, बट अभी इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे डीसी मोटर में लॉसेस की। ना तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं ना, डीसी मोटर में लॉसेस, डीसी मोटर हानियां। अब इससे पहले हमने डीसी जनरेटर में हानियां पढ़ी थी, तो एज इट इज सेम हानियां डीसी मोटर के अंदर है। जो हमने डीसी जनरेटर में पढ़ी थी वही डीसी मोटर में है। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, ताम्र हानि। ताम्र हानि के अंदर क्या आ जाएगा, आर्मेचर कॉपर लॉस। तो आर्मेचर कॉपर लॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, आई ए स्क्वायर आर ए। फिर आ जाएगा सीरीज के कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉस होते हैं, तो वो हो जाएंगे आई एस ई स्क्वायर आर एस ई। अगर इंटरपोल वाइंडिंग लगा रहे तो इंटरपोल वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस होते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग में लगा रहे हैं तो शंट फील्ड वाइंडिंग के। इसी तरह से अगर शंट कॉपर लॉसेस, आई एस एच स्क्वायर आर एस एच। इंटरपोल के अंदर इंटरपोल वाइंडिंग लगाई थी। इंटरपोल वाइंडिंग कहाँ लगाई थी, कम्यूटेशन के लिए। इंटरपोल वाइंडिंग कम्यूटेशन इंप्रूव करने के लिए लगाई थी, तो इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के साथ लगाई जाती है, तो आई ए स्क्वायर आर एस आई आई। ठीक है, ये हो गया, तो ये कॉपर लॉस हो गए। इसके बाद हम बात करते थे आयरन लॉसेस की, यानी कि लोह हानियां। ठीक है, लोह हानियां, तो इसके अंदर दो तरह के लॉसेस होते थे, एडी करंट लॉसेस यानी कि भंवर धारा, एडी करंट, और हिस्टेरेसिस। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में भंवर धारा हानि। ठीक है, भंवर धारा हानि हर एक चीज में होगी। आयरन लॉसेज होगी कि जब भी किसी कंडक्टर में, जब भी किसी चालक में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो उसमें एडी करंट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो लेंज के नियम के अनुसार प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कोई चीज जिससे पैदा हुई है वो उसके कारणों का विरोध करती है, ये लेंज का नियम कहता है, तब हमारी एडी करंट जनरेट होती है, और इसे कहते हैं हिस्टेरेसिस। तो इसका अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था एडी करंट का, तो बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या था, नीटा बी एम
1.6 F इंटू वी, और ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, इसलिए इन पॉइंट्स को अपन डीप में नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यांत्रिक हानियां। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यांत्रिक हानियां, और यांत्रिक हानियों में क्या होते हैं, घर्षण, ठीक है, घर्षण से होने वाली हानियां, घर्षण से होने वाली हानियां। तो जो भी हानियां घर्षण की वजह से होती है हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे मैकेनिकल लॉस कहते हैं, ठीक है। चलिए सर, अभी अभी क्लास खत्म हुआ है मैथ्स का। अच्छा हाँ मुस्कान जी, आपका मैथ्स का क्लास रहता है, सॉरी। कॉपर लॉस, आयरन लॉस, बिल्कुल मुस्कान जी, लखन, नीलम जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर। जरा भी जहाँ भी आयरन होगा उसमें आयरन लॉस जनरेट होगा ही, बिल्कुल, यानी कि उसमें एडी करंट पैदा होगी और हिस्टैरिसीस लॉसेस होंगे। एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि भंवर द्वारा आयरन लॉसेस को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, परंतु शून्य नहीं कर सकते, शून्य नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद हमने कुछ चीजें क्या पढ़ी थी, स्ट्रे लॉसेस पढ़ाया था ना, स्ट्रे लॉस, वेरिएबल लॉस सब आएगा। स्ट्रे लॉस के अंदर आपके कौन कौन से आ रहे थे, कोर लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस, ठीक है। स्ट्रे लॉसेस के बाद स्थिर क्षतियां, ठीक है, स्थिर हानियां, यानी कि कांस्टेंट लॉस। तो कांस्टेंट लॉस के अंदर देखो, सबसे पहले तो कांस्टेंट लॉस होते हैं आपके आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस में एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस आ जाएंगे। इसके बाद होता है शंट कॉपर लॉस, ठीक है, शंट कॉपर लॉस भी आपके कांस्टेंट लॉसेस है, साथ ही साथ मैकेनिकल लॉस भी आपके कांस्टेंट लॉस है। तो ये तो आ गए आपके कांस्टेंट लॉस। इसके बाद बात आती है वेरिएबल लॉस की। वेरिएबल लॉस के अंदर कौन सा आता है, सबसे पहले तो आर्मेचर कॉपर लॉस और सीरीज के कॉपर लॉस। और अगर यहीं से हम लोग टोटल लॉस निकालेंगे कि टोटल लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो टोटल लॉस क्या हो गया, कांस्टेंट लॉस, ये दिख रहा है, कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस, इसके अंदर सारे लॉस आ गए। तो कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस हमारा कहलाता है क्या, टोटल लॉसेस। तो ये वाली इक्वेशन हमने पहले भी कवर करी थी, ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली थी, तो आपको दोबारा डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छे से याद हो गई होगी। तो अब बताओ, लॉसेस वाला टॉपिक आपके क्लियर है, तो आगे बढ़े। लॉसेस वाला टॉपिक सब लोगों के क्लियर है, वेरी गुड अनिल जी। हाँ, लैमिनेटेड बना के हम लोग इसे कम कर सकते हैं, बिल्कुल। हर एक जो पत्तियों का बनाया जाता है उन पत्तियों को लेमिनेशन करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉपर आयरन लॉस को कम कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए सभी लोग ऐसे जवाब दें जिस प्रकार लखन, अनिल, नीलम जी और मुस्कान जी जवाब दे रहे हैं। चलिए, तो ये मैं हटा देता हूं अब। अच्छा, अब इसके बाद इसकी एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल जो पहले हमने पढ़ा था उसके जैसा है, लेकिन यहां अब इनपुट और आउटपुट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं डीसी मोटर की दक्षता। दक्षता को क्या कहा जाता है, एफिशिएंसी, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखो, इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह का, ये मैंने पिछली बार भी बताया था और इस बार दोबारा बता रहा हूं। तो एफिशिएंसी क्या कहलाएगी, देखो आउटपुट, अब आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल शक्ति, तो लिखेंगे उत्पन्न यांत्रिक शक्ति बटे उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति, यानी कि जो आपने इनपुट में दिया है, ठीक है, इनपुट में क्या दे रहे हो, इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर दिया है, तो इनपुट वैद्युतिक शक्ति, ठीक है। और यही अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, अब अगर आपको इस तरह से लिखना है तो क्या लिखेंगे, EBIA, बैक EMF इनटू करंट, आपकी कुल मैकेनिकल पावर जनरेट हुई, और विद्युत पावर अपने कितनी दी, V बाय I। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, आपको ये दोनों फॉर्मूले ही याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले ही आपके काम में आ सकते हैं। बाकी और भी काफी सारे रिलेशन है जिससे हमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं पड़ता है। फिर भी देखिए कि व्यवसायिक तौर पर दक्षता देखी जाए, व्यवसायिक दक्षता की अगर मैं बात करूं तो भाई व्यवसायिक तौर पे भी आप इसकी दक्षता को निकाल सकते हो। उस कंडीशन में जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए आउटपुट यांत्रिक शक्ति, तो आउटपुट यांत्रिक शक्ति क्या हो गया, BHP इंटू 735।
अब भाई जितनी भी यांत्रिक शक्ति आप जैसे मोटर चला रहे हो तो वो एचपी में आती है, तो एचपी इंटू 735.5, उससे पता पड़ेगा कि भाई कितने वाट मुझे आउटपुट मिला है एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल की तुलना में। और अगर इलेक्ट्रिकल देखेंगे इनपुट तो क्या हो जाएगा, वी आई मैंने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी यांत्रिक दक्षता भी निकाल सकते हो, यानी कि व्यावसायिक तौर पे जो इसकी दक्षता होती है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इतनी सी चीज है, ठीक है। ज्यादा इसके इन डेप्थ हमें एंटर नहीं करना है, ज्यादा इसके डीपली हमें नहीं जाना है। नॉर्मल आपके पास दक्षता का फॉर्मूला वगैरह आएगा तो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। देखो न्यूमेरिकल के जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, उस तरह का एक सेट मैं आपको जरूर कराऊंगा, बहुत ही आसान। चलिए लाइट चली गई, अब थोड़ा गर्मी में पढ़ाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आसान न्यूमेरिकल आते हैं और वो न्यूमेरिकल हम लोग एक क्लास में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। करंट, वोल्टेज, पावर के आधार पर आपके न्यूमेरिकल आते हैं, वाट के आधार पर, जो कि मैं आपको एक बार क्लास में जरूर करवा दूंगा। इलेक्ट्रिकल पावर के रेशो को एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सही है लखन जी। परसेंटेज में ही निकालते हैं, बिल्कुल परसेंटेज में ही ज्यादातर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए स्टूडेंट अपने इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं कि इनको सब चीजें आ जाती है समझ में, और इसी बात से खुश हो जाती है, ठीक है। और सारे स्टूडेंट इतने अच्छे और इतने होशियार हैं कि सब लोग सिलेक्शन लेके अभिषेक सर का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। सब लोग गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेके नाम रोशन करेंगे। चलिए अब देखिए कुछ इसके फॉल्ट हैं और उन फॉल्ट के कारण और निवारण क्या हो सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखो, मेन सप्लाई उपस्थित नहीं है, कि जो मेन सप्लाई है डीसी मोटर की वो बंद हो चुकी है। अब इस मेन सप्लाई के बंद होने का कारण क्या हो सकता है भाई, कारण कुछ भी हो, सप्लाई टूट गई हो, तार टूट गया हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट लाइन के द्वारा सप्लाई लाइन को चेक करेंगे, और सप्लाई लाइन को चेक करने के बाद देखेंगे कि मेरा वायर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, जो स्विच कनेक्टेड है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे तुरंत बदली कर देना चाहिए। फिर देखिए, कार्बन ब्रश का कम्यूटेटर के साथ कांटेक्ट में ना होना, तो क्या हो सकता है, जो या तो उसकी स्प्रिंग जो कार्बन ब्रश को दबाती है वो खराब हो चुकी है, या फिर मेरा कार्बन ब्रश घिस चुका है। तो अगर कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो या तो कार्बन ब्रश बदलो या उसकी स्प्रिंग चेक करें। दूसरा है आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग में ओपन सर्किट विद्यमान होना। तो अगर ओपन सर्किट है तो टेस्ट लैंप की मदद से ओपन सर्किट को ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, यानी कि दूर करेंगे। इनपुट सप्लाई तार फॉल्ट युक्त हैं, तो अगर इनपुट सप्लाई की लाइन फॉल्ट युक्त है तो उसे चेक करेंगे टेस्ट लैंप की मदद से और उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नीलम जी, WCS का क्लास अभी नहीं हो रहा है, बट अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, अब मेरे ही चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको WCS का कंप्लीट लगभग कुछ चैप्टर रह गए हैं, बाकी आपको वहां पे मिलेगा, तो एक बार आप वहां जाकर एक बार पढ़ें, ठीक है। सेकेंड ईयर का WCS का मैंने काफी चैप्टर करा रखे हैं बोर्ड पे, तो वो ऑलरेडी है, तो वो वीडियो आप वहां से देख सकते हो। चलिए इसके बाद अगर बात करें स्टार्टर दोष युक्त है, तो स्टार्टर को पेट्रोल या ब्रश की सहायता से पहले साफ करेंगे, तारों के कनेक्शन ठीक करेंगे, और अगर फिर भी कोई चीज खराब है स्टार्टर वगैरह में तो उसे अपन लोग बदलने का काम करेंगे। अब देखिए, मोटर के स्टार्ट हो जाने पर फ्यूज बार बार उड़ रहा है। भाई मेरी मोटर स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने के बार बार मेरा फ्यूज उड़ जाता है, तो क्या होगा, सबसे पहली चीज तो जो करंट रेटिंग का फ्यूज लगा है वो सही नहीं है। भाई करंट आ रही है 15 एम्पियर और फ्यूज है मेरा 10 एम्पियर का, तो बार बार उड़ेगा, तो पहले तो फ्यूज को सही करंट रेटिंग का लगाना चाहिए। इसके बाद मोटर बार बार ओवरलोड तो नहीं हो रही, तो ये चेक करो कि क्या मोटर मेरी बार बार मुस्कान जी सर बाद में क्लास देखेंगे, अभी तो नाश्ता भी नहीं किया। कोई बात नहीं मुस्कान जी, आप बाद में क्लास देख लेते हैं, बस आप लोग जब बाद में क्लास देखें तो उस क्लास पे कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे पता रहे कि आप लोगों ने क्लास देखी है, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस पे कमेंट करते रहिए, बस ये चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ, मुस्कान जी आप अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करें थ्योरी की, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि मोटर का ओवरलोड हो जाना या फिर स्टार्टर के रेजिस्टेंस का शॉर्ट सर्किट हो जाना। अब अगर वो सारे रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गए तो करंट का मान भी कम हो जाएगा, करंट का मान बढ़ जाएगा, जिस वजह से भी आपका क्या होगा, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हो गया रेजिस्टेंस, तो मैंने रेजिस्टेंस स्टार्टर लगाया क्यों था, करंट को कम करने के लिए। अब करंट कम तो होगी नहीं, करंट बहुत ज्यादा है, तो मेरा फ्यूज तो सीधी सी बात है उड़ना ही है। फिर है कि मोटर का बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। अब मोटर गर्म होने का कारण क्या हो सकता है, पहली बात तो मोटर पर लोड ज्यादा बढ़ा दिया है, तो जब आप मोटर पर लोड ज्यादा बढ़ा दोगे तो मोटर ओवरलोड हो जाएगी, तो लोड कम कर रहे हैं और मोटर में प्रयुक्त बेल्ट की जांच करें। लोड कम करने के बाद मोटर में जो बेल्ट है उसकी जांच करें। फिर मोटर में शॉर्ट सर्किट दोष हो गया, शॉर्ट सर्किट दोष होने की वजह से हाई करंट फ्लो होगी, जिसकी वजह से भी मेरी मोटर गर्म हो सकती है, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की जांच करें और उसे तुरंत दूर करने का प्रयास करें। मोटर में एडी करंट लॉसेस का बढ़ जाना, तो एडी करंट लॉसेस बढ़ रही है तो क्या करें, आर्मेचर को दोबारा खोलें और उसके वार्निश और लेमिनेशन करें प्रॉपर्ली, जिसके बाद हमारा की एडी करंट नहीं बढ़ेगी। तो ये कुछ चीजें जो कि लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। मोटर की गति का सही नहीं होना, तो इनपुट वोल्टेज कम ज्यादा होने की वजह से भी मोटर की गति कम हो सकती है। 9 वोल्ट कॉइल है, एनवीसी कॉइल, अगर वो शॉर्ट सर्किट हो गई तो उस वजह से भी मेरी मोटर की में कमी आ सकती है।
तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपकी क्लास में है, पीडीएफ में दे रखा है मैंने, वो आप लोग वहां से जाके देखेंगे, ठीक है। अब मैं ये बोल बोल के पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, आप लोग जाएंगे। मेंटेनेंस की बात करें तो देखिए, एक तो कुछ मेंटेनेंस होती है रूटीन मेंटेनेंस डेली, जैसे कि केबल वगैरह अर्थ वायर से जुड़ी है या नहीं, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग तो नहीं हो रही किसी भी तरह से, मशीन ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही, ये डेली चेक करना पड़ता है। और तेल ग्रीस का लेवल है जो इंसुलेशन के लिए, उसकी जांच करें, और मशीन ज्यादा शोर उत्पन्न तो नहीं कर रही, ये डेली करना है। अब हफ्ते के हफ्ते क्या चेक करना है, कम्यूटेटर के ब्रश, जो ब्रश है क्या वो घिसे तो नहीं है, ब्रशों के ऊपर जो स्प्रिंग है उसका तनाव चेक करना है कि वो बराबर कम्यूटेटर के टच में है या नहीं, बाइंडिंग पर एकत्रित होने वाली धूल को ब्लोअर की मदद से साफ करना है, पेट्रोल इत्यादि की मदद से मोटर को चलाने वाले स्विच स्टार्टरों को साफ करना चाहिए। तो ये है फाउंडेशन के नट बोल्ट जांच लेनी चाहिए, ये होता है हर हफ्ते के हफ्ते चेक करने हैं। इसके बाद आता है रूटीन मेंटेनेंस मंथली। अब मासिक में क्या करना है आपको, मशीन की कंट्रोल युक्ति को ओवरऑल करना पड़ता है। इसके साथ सर्किट ब्रेकर है उसकी जांच करें कि सर्किट ब्रेकर कहीं खराब तो नहीं है। तेल वाली बेरिंग का तेल परिवर्तित करें, अगर ऑयल वाली बेरिंग है ये ग्रीस वाली तो उसका ग्रीस परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े टाइम के बाद में काला पड़ जाता है। और वाइंडिंग की इंसुलेशन की भी जांच करनी चाहिए। फिर आता है वार्षिक मेंटेनेंस, तो इसमें तो मशीन की धूल गंदगी को पूरी तरह साफ करना है, मशीन की पूरी ओवरऑलिंग करनी है, पूरा का पूरा मशीन को खोलना है, उसको चेक करना है, साफ करना है, नया तेल ग्रीस वगैरह जो भी डालना है वो डालना है, ठीक है। कोई भी दोष देखे तो उसे दूर करना है, पुर्जे इत्यादि जो खराब हो चुके हैं उसे बदलना है, ये वार्षिक मेंटेनेंस के अंदर आता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ। सर आप कॉमेडी वीडियो भी बनाया करो। अच्छा पवन, कॉमेडी वीडियो तो मैं बिल्कुल बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले जो मैं मूवीज वाली, सभी लोग देखिए आज जो जुड़े हैं, तो जो मैंने मूवीज रिव्यू का चैनल ओपन करा है, आप एक बार जाके जरूर पहले तो उसे प्यार दो, ठीक है। आज से पहले मैं मूवीज बनाता था कॉमेडी वाली, बट बीच में मैंने फिर बंद कर दिया था बनाना, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। देखिए कॉमेडी वीडियोस बनाने के लिए काफी सारी चीजें और टाइम चाहिए, बट अभी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, खुद की पढ़ाई भी करता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, बट जब टाइम आएगा तो वो भी चीज ट्राई करेंगे। बट अभी आप लोग कल कौन सा चैप्टर, अच्छा हाँ नीलम जी, कल हम लोग इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला चैप्टर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर, कल से नया चैप्टर है। और ये चैप्टर काफी बड़ा और काफी इंटरेस्टिंग है, 5 से 6 दिन ये चैप्टर चल सकता है, मिनिमम 5 दिन तो चैप्टर चलेगा ही चलेगा। बट अगर आप लोग समझदार हो, आप लोग साथ दोगे तो देखो कितनी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक और चीज, कल संडे है तो कल क्लास ऑफ रहने वाली है, कल संडे है तो एक दिन अपने को भी आराम चाहिए होता है अभी, ठीक है, हाल फिलहाल। तो कल संडे के दिन आपकी क्लास ऑफ रहने वाली है, तो सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। कल संडे है, कल संडे के दिन आपकी क्लास ऑफ रहेगी, थोड़ा सा क्योंकि काम है मुझे, तो कल के दिन क्लास ऑफ रखेंगे, बाकी तो किसी और दिन अपन ऑफ नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए सब लोग समझ गए, चलिए दिल से धन्यवाद आप सभी लोग जो आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। आज देखो इतने सारे लोग आए, मात्र 10 लाइक हैं वीडियो पे, तो कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया, ठीक है। जो बच्चा आया है क्लास में और उसने वीडियो को लाइक नहीं कराया, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं, मात्र 7 लाइक है वीडियो पे। तो ये यार ऐसे चीजें आप करते हो ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि अपन इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे उसका अप्रेजल नहीं करते हैं, तो बिल्कुल भी आनंद और मजा नहीं आता है। तो फटाफट से वीडियो को सब लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।